हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट लेक्चर के अंदर जो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग की सेकेंड यूनिट थी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में देख रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पूरी कंप्लीटली एनाटॉमी को कवर किया है, तो वो आगे हमारे काम आएगी, इसलिए उसको फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट एनाटॉमी कवर की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, वो क्या असिस्मेंट करना होता है नर्स को, कि उससे पता लग सके कि उसको लंग्स से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं या रेस्पिरेटरी से संबंधित डिसऑर्डर्स हैं। तो उसमें सबसे पहले जो नर्स का फंक्शंस होता है उसका हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि रेस्पिरेटरी फंक्शंस को चेक करने के लिए हम चेक प्लस ऑक्सीमीटर SpO2 का लेवल चेक करेंगे। तो SpO2 आपने जो देखा होगा, ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसमें हमारे लंग्स या ब्लड के अंदर क्या हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का लेवल है वो चेक करने के लिए यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारे रेस्पिरेटरी से संबंधित एक टेस्ट होता है या असेसमेंट होता है कि कितने की असेसमेंट करेंगे ताकि हमें डायग्नोस हो सके डिजीज़। जितने भी हम करने वाले आज इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो इसमें बात करता हूँ, इट इज़ द पेनलेस मेथड होता है, इसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है द ऑक्सीजन सेचुरेशन को ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है ऑक्सीमीटर, और उससे पता लगता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। उसके बाद करता हूँ, जो ये जो ऑक्सीमीटर होता है प्रोब या सेंसर होता है, टू अटैच उसको अटैच किया जाता है फिंगर टिप्स पर या फोरहेड पर या एयर लोब्स पर या जिसमें ब्रिज ऑफ द नोज की जो ब्रिज के ऊपर। तो मेनली हमारे जो यूज़ होने वाला जो फिंगर टिप्स वाला है, जो मैं यहाँ इमेज लेके आया हूँ, जो ये फोरहेड या एयर लोब्स होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। फोरहेड वाला अलग होता है क्योंकि उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसका अलग होता है सेंसर, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ, द प्लस ऑक्सीमीटर पासेज द बैरियर ऑफ द लाइट थ्रू द टिश्यू विच मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय द ऑक्सीजन सेचुरेशन हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि जो हम फिंगर टिप के ऊपर जो प्रोब लगाते हैं, प्रोब लगाने के बाद जो यहाँ से जो इसमें से लाइट जो रेडिएशन निकलती है वो हमारे टिश्यू के अंदर से पास आउट होती है, और पास आउट होने के बाद जो वहाँ पर ब्लड सप्लाई है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का लेवल चेक करेगी और वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके उसका लेवल का पता लगाएगी कि 95% है या कितनी परसेंट ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका प्रोब का यही काम है, ये जो पॉइंट यहाँ दिया गया है। तो नॉर्मल SpO2 का होता है 95 to 100% होता है। अगर इसकी वैल्यू होती है 90 से लेस जाने लगती है तो इंडिकेट करता है कि इसमें टिश्यू आर नॉट रिसीविंग एनफ ऑक्सीजन। तो 90 से अगर लेवल कम जा रहा है इसका मतलब होता है जो हमारे टिश्यू होते हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और SpO2 की जो वैल्यू होती है अनरिलायबल इन कंडीशन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर जो SpO2 की वैल्यू होती है वो फॉल्स आती है। कौन कौन सी कंडीशंस है? कार्डियक अरेस्ट के अंदर, शॉक के अंदर, मतलब वॉल्यूम हाइपोवोलीमिया कंडीशन क्रिएट हो गई, या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर ये हो गया, ठीक है। और ये कहता है मेडिकेशंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पर एनीमिया हो गई है, मतलब हमारे अंदर ब्लड की कमी आ गई उस टाइम। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया, हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल अब नॉर्मल आ गया, उस कंडीशन में फॉल्स वैल्यू आ सकती है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो गया तो ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या होता है कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन से पहले क्या होता है बाइंडिंग होता है, क्योंकि इसको जो बाइंडिंग होने की क्षमता होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के जगह हीमोग्लोबिन के साथ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी, तो इस कारण O2 का लेवल कम आएगा। यूज़ ऑफ ड्यूरिंग इफ़ द पेशेंट हैविंग डार्क स्किन, अगर किसी पेशेंट की स्किन बहुत ही डार्क है उसमें फॉल्स रिजल्ट आएगा। अगर इन्हें किसी प्रकार की नेल पॉलिश का यूज़ कर रखा है तो, या पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, उस टाइम पर क्या होंगे, फॉल्स रिजल्ट देखने को मिले, अनरिलायबल पे जो रिजल्ट्स आएंगे। तो इतनी कंडीशंस हो सकती है उनके अंदर क्या होता है, फॉल्स रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि SpO2 वैल्यू तक कैन नॉट डिटेक्ट हाइपोवेंटिलेशन होता है, सप्लीमेंटल O2 इज इन द यूज। इसमें क्या होता है कि हाइपोवेंटिलेशन के ऊपर कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड का लेवल कम है या हाइपोवेंटिलेशन के वेंटिलेशन के ऊपर इसमें CO2 का लेवल इंक्रीज था तो उसको वेंटिलेशन पे रखा गया और हम वहाँ उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन SpO2 का लेवल क्या आएगा, सही नहीं आएगा, ठीक है। SpO2 वैल्यू होता है कैन नो डिटेक्ट कर पाएगा वहाँ हाइपो वेंटिलेशन कंडीशन के अंदर। यहाँ CO2 का लेवल ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के लेवल को वो क्या नहीं डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ तो हम सप्लीमेंटल बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं उसको। इसके बाद बात करता हूँ इसके क्या पर्पज़ होते हैं। इसका मेनली पर्पज़ ये है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन को क्या करता है, मॉनिटर करता है। हीमोग्लोबिन के साथ हमारे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना है उसको मॉनिटर करने का काम होता है। और ये क्या होता है, हम इसको घर पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर्स
तो सडन चेंज अगर मान लो किसी प्रकार कोई पेशेंट है ऐसे जिसमें क्या है हमारे रेस्पिरेटरी से संबंधित लंग्स से संबंधित डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट इनको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर लेवल डिक्रीज आता है तो वो पेशेंट्स क्या होता है घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर रख के ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। इस पर्पज़ ये भी इसका मेन पर्पज़ है, टू मॉनिटर हो गया, टू सेप्टल सडन चेंज इन SpO2 एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द होम इजीली, आसानी से कर सकते हैं। अब सेकंड जो हम नर्सिंग असिस्मेंट की बात करेंगे, सेकंड तो हमारा ये हो गया स्पायरोमीटर ऑक्सीमीटर हो गया। थर्ड बात करेंगे स्पुटम एग्जामिनेशन। अब स्पुटम एग्जामिनेशन भी करेंगे, उससे भी पता लगेगा कि किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं है। हम जो बलगम या जो म्यूकस बनता है उसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके द्वारा भी पता लगाएंगे कौन सी डिजीज़ यहाँ है। निमोनिया है, निमोनिया के अंदर क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टोर हो जाएगा, वो जो बलगम होता है वो स्टोर होने लगेगा। तो उस कंडीशन में उसका हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है कि, तो ये भी एक प्रकार के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को पता लगाने का एक तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्लियर एंड नोज। सबसे पहले जो हम उसको नोज और जो थ्रोट होता है उसको क्लियर करवाएंगे। फिर उसके बाद जो माउथ डिक्रीज कॉन्टामिनेटेड ऑफ द स्पुटम, उसके बाद जो कॉन्टामिनेटेड स्पुटम होता है उसको हम रिसीव करेंगे और वो मतलब सैंपल के लिए भेजेंगे। इसके बाद पीरियोडिक स्पुटम एग्जामिनेशन में भी नेसेसरी आवश्यक है फॉर द पेशेंट रिसीविंग एंटीबायोटिक। जो पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहे हैं उनके अंदर भी हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे कि ये एंटीबायोटिक काम कर रही है नहीं कर रही है। कौन और कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इम्यून सप्रेशन पेशेंट के अंदर भी हम करेंगे स्पुटम कलेक्शन। एंड प्रोलॉन्ग लंबे समय से ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं एजेंट जो, बिकॉज दीज एजेंट्स आर एसोसिएटेड विद द अपॉर्चुनिटिकल इन्फेक्शन। जो मतलब सीजन के साथ साथ किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, मान लो कि जो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन वो होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया है उसको उसका फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलने पर वो ग्रोथ कर रहा है, उस टाइम वो हमें इन्फेक्शन कोज कर रहा है। तो उसकी स्टडी के लिए भी स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब ये है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करता हूँ कि कितने प्रकार की एग्जामिनेशन, मतलब कब कब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में करेंगे। अगर मान लो कि हमें बैक्टीरिया की कल्चर सेंसिटिविटी का कल्चर करवाना है, उस टाइम पर करेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है। अगर कि हमें ये पता लगाना कि कौन सा बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ एंटीबायोटिक्स लेंगे। आपको पता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव, जो नेगेटिव में ग्राम जो पेनिसिलिन हो गया या सिफिलोस्पोरिन जो पॉजिटिव के लिए चलती है, सारी की सारी इसमें स्टेनिंग करवाएंगे, तभी तो एंटीबायोटिक स्पेसिफिक पता चल पाएगा। एसिड फास्ट सेमियर एंड कल्चर करवाएंगे और साइटोलॉजी करेंगे। और इसमें जो स्पुटम एग्जामिनेशन के अंदर जो स्पुटम के अंदर जो सेल्स होती है उनका स्टडी करेंगे और पता लगाएंगे बैक्टीरिया के अंदर कि कौन सी, मतलब उसकी स्टडी करने के बाद हमें स्पेसिफिक पता चल जाएगा इसको कौन सी ड्रग्स या मेडिसिन देनी है। तो ये हमारे स्पुटम एग्जामिनेशन करने के मेनली पर्पज़ यही थे कि हमें उसको ट्रीटमेंट किस प्रकार की एंटीबायोटिक्स का दे सकते हैं। कि इसमें पता चला कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो कौन सी एंटीबायोटिक देनी, ये भी एक पर्पज़ था। ठीक है, ये हमारा एग्ज़ाम स्पुटम के टाइप्स हो गए। अब थर्ड बात करेंगे रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी तो इस लेक्चर के अंदर हम ओनली फॉर ही रेडियोलॉजी ये टेस्ट होता है इतने ही यहाँ डिस्कस करेंगे, और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये सारे के सारे हम यहाँ कवर करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की बात करता हूँ, PFT की बात करता हूँ। इसके अंदर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, इसका मतलब होता है इट इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ लंग्स वॉल्यूम्स। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करते हैं कि इसमें हमें जो लंग्स के वॉल्यूम्स का फंक्शन प्रॉपर देखना है, वेंटिलेटरी फंक्शंस देखने हैं और मैकेनिज्म देखनी है ब्रीथिंग की, किस प्रकार से ब्रीथिंग हो रही है। डिफ्यूजन देखना है कि किस प्रकार से ऑक्सीजन और CO2 का एल्वियोलाई लेवल पर इसका डिफ्यूजन हो रहा है या गैस एक्सचेंज हो रही है। सारे के सारे इस फंक्शन के द्वारा जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। इसके बाद बात करता हूँ इट इज़ द परफॉर्म बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। अब स्पायरोमीटर का यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पायरोमीटर के यूज़ के द्वारा हम उसको बता सकते हैं सारे के सारे उसका जो पल्मोनरी सिस्टम होता है किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। स्पायरोमीटर से पता लग जाएगा। उसका वॉल्यूम कलेक्शन डिवाइस होगा, अटैच रहता है टू रिकॉर्डर के साथ, उसको अटैच करते हैं और डिमोनिस्ट्रेट वॉल्यूम ऑफ टाइम्स। इसके अंदर क्या होता है कि आजकल तो क्या है, जब जो हॉस्पिटलों के अंदर जो मॉडर्न स्पायरोमीटर स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमारे जो मैनुअली जो हम यूज़ लेते हैं घर के ऊपर या मैक्सिमम इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा 3 कलर की बॉल्स होती है, एक पाइप लगी हुई रहती है, उसको क्लाइंट या पेशेंट्स को उसमें क्या था एयर सक्शन करता है, उसी के द्वारा ये ऊपर की तरफ जाती है। अगर तीनों ऊपर चले गए तो बेटर लंग्स कैपेसिटी है, तो इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में क्या होता है कि सारा का सारा काम मॉनिटर के द्वारा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक मॉनिटर लगा रहता है, इधर ही 3 बॉल्स रहती हैं, पेशेंट उसको क्या करता है कि बॉल्स को खींचता, तो इस मॉनिटर के अंदर उसका प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो सारे के सारे यहाँ आ जाते हैं कि किस वॉल्यूम किस प्रेशर से ऊपर बॉल जा रही है, कितना वॉल्यूम जा रहा है, कितने लेवल तक जा रहा है, कितने टाइम तक जा रहा है, टाइम वॉल्यूम सब यहाँ इसके अंदर स्पायरोमीटर के अंदर
चेक होते हैं। मॉडर्न की बात की है, मैनुअल का मैं डायग्राम आपको आगे दिखाऊंगा अभी। इट रिजल्ट आर इंटरप्रेटेड ऑन द basis of the degree of the deviations from the normal, taking in consideration the patient height and age, sex, ये सारे इस पर डिपेंड करते हैं, इसके ऊपर उसके हिसाब से उसको यूज़ किया जाता है। अब स्पायरोमीट्री इसका डायग्राम लेके आए, ये मैनुअली हमारे आपने देखा होगा, इसको हम घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मेनली पर्पज़ यही है कि कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको उसकी लंग्स कैपेसिटी को वापस इंक्रीज़ करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कि पहले प्री ऑपरेटिव पेशेंट था, उसकी जो टाइडल वॉल्यूम था 500 ml था, और उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन के बाद उसका टाइडल वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया, तो उसको वापस इंक्रीज़ करवाने के लिए इसकी रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है, लगभग 1-2 घंटे के लिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी कितनी प्रैक्टिस कर सकता है वो घर पे। इससे क्या होगी, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, और हार्ट नहीं, लंग्स की जो कार्य करने की क्षमता भी इसमें बढ़ जाएगी। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेजरिंग ऑफ द ब्रीथ को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इस पर लेवल्स लिखे रहते हैं, कितने ml की वो लेवल, कितना ml तक ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मेजरिंग लंग्स फंक्शन, लंग्स के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन होता है। स्पेसिफिकली द अमाउंट का मतलब कितना अमाउंट यहाँ वॉल्यूम्स का, इसको हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं उस टाइम कितना वॉल्यूम हमने उसको ऊपर की तरफ गया है, या कितना किस फ्लो से गई ये बॉल्स ऊपर, इन सब का पता लगाने के लिए स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक स्पायरोमीटर और ऑक्सीमीटर आपको समझ में आएंगे, हम 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो लंग्स के वॉल्यूम्स हैं, उन लंग्स वॉल्यूम्स की बात करूँगा कि इन लंग्स वॉल्यूम इसी से रिलेटेड है। ये लंग्स वॉल्यूम आप 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आया हूँ ताकि ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि इसके अंदर हमें सारे के सारे रेडियोलॉजी वाले टेस्ट है, जैसे CT MRI, ये सारे के सारे एक्सरे सारे के सारे डिस्कशन करने। अगर हैंड रिटन होते तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाता आपका, तो ये इसमें अच्छे से समझ में आएंगे, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, क्योंकि इसमें आप पढ़ के आए हो कि लंग्स वॉल्यूम्स। तो टाइडल वॉल्यूम होता है जो एयर इनहेल या एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अब नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं उस टाइम में कितना एक्सहेल कर रहे हैं, कितना इनहेल कर रहे हैं, तो वो होती है 500 ml, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करता हूँ, IRV की बात करता हूँ। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा जो कितनी एयर होती है हम जो फोर्सफुली या इनहेल कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं होती थी 300, मतलब 3000 ml होती है, ठीक है। फिर होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, मतलब अब कितना एक्स्ट्रा एयर होता है एक नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद हम एक्सहेल कर रहे हैं, होती है 1100 ml। इसको याद रखना है सारे के सारे। एक एक तो रिजिडुअल वॉल्यूम होता है। रिजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुली एक्सपिरेशन। अब मतलब मैंने नॉर्मली एक्सपिरेशन कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी कर दिया, फिर मैंने फोर्सफुली भी कर दिया, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर 1200 ml रह जाती है एयर, वो बाहर कभी नहीं निकलती। अगर जिस दिन ये 1200 ml एयर बाहर निकल गई, उसी टाइम हमारे जो लंग्स होता है कोलेप्स हो जाएंगे, उसके बाद ये फंक्शन करना बंद कर देंगे। तो इसलिए इसको बोला गया है कि हमारे लंग्स को कोलेप्स होने से बचाने के लिए जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रिमेनिंग इन द लंग्स के अंदर शेष रहता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीडिशन, मतलब एकदम पूरे फोर्स के साथ हमने जितनी एयर बाहर निकाल दी उसके बाद भी जो लंग्स में वॉल्यूम रहता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे लंग्स कैपेसिटीज़ के बारे में, वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन से यहाँ देखा जाएगा। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, जैसे कि मान लो कि ये नॉर्मली मैं सांस ले रहा हूँ और फोर्सफुली जो एक्स्ट्रा एयर ले रहा हूँ, ये हम मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी, इतनी मैं एयर ले सकता हूँ एक ब्रीथ के अंदर। तो ये 35 हो जाएगी, क्योंकि ये 500 थी, ये 3000 थी, तो टोटल क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। ये मेरी कैपेसिटी है, मतलब मैं सांस इतना अंदर ले सकता हूँ एक टाइम में। फंक्शनल रिजिडुअल कैपेसिटी, अब रिजिडुअल कैपेसिटी के अंदर RV और जितना मैं एक्सक्रीट कर सकता हूँ, कितनी मैं प्रेशर से एक्सहेल कर सकता हूँ। तो ये कितनी थी 1200, ये थी 1100, 12,000 नहीं 1200 और 1100 टोटल हो जाएंगे 2300। फिर होता है वाइटल कैपेसिटी, मतलब हमारी और जो लंग्स को वाइटल कितना फंक्शन करने के लिए कितनी वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। एक तो IRV में कितना एयर एक्स्ट्रा इनहेल कर रहा हूँ, कितनी मेरी टाइडल वॉल्यूम और कितनी मैं उसको बाहर पास आउट कर रहा हूँ। एक वाइटल कैपेसिटी होती है, मतलब एक लंग्स को काम करने के लिए इतनी जो वॉल्यूम्स की आवश्यकता पड़ती है। ये हो गई 1100, इसके बाद हो गई ये वाली 3000। मैंने उल्टा बोल दिया कि इस चीज़ को,
सही बोला ना। ये होगी 1100, ये होगी 3000, ये होगी 500, तो टोटल हो जाएगी 4600 ml। अब बात करता हूँ टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब हमारा फोर्सफुली भी इसमें यूज़ करते हैं, जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, जो हमारा जो रह गया वॉल्यूम, वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 4600 के अंदर 1200 और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटली। ये वाली रेंज होती है, एक रेंज के अंदर लिखा गया है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब बात करता हूँ पर्पज़ ऑफ लंग्स वॉल्यूम्स का। क्या पर्पज़ है यहाँ, क्यों यूज़ करते हैं, कि हम लंग्स वॉल्यूम्स के द्वारा किन किन चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। तो लंग्स वॉल्यूम के द्वारा हम असिस्ट कर सकते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शंस को। अब मैं लंग्स का अगर वॉल्यूम, अगर मेरे, अब मान लो कि हमारा ये मेरा लंग्स था, लंग्स के अंदर क्या हुआ कि जो रिजिडल वॉल्यूम 1200 ml था, ठीक है, ये तो इसके अंदर रहता ही है। लेकिन लंग्स के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्री ऑपरेटिव पेशेंट था, उसके अंदर 500 ml क्या था, टाइडल वॉल्यूम था। अब लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के बाद इसके अंदर ये टाइडल वॉल्यूम 400 या 300 हो गया। तो इसको मैं असिस्ट कर सकता हूँ यार, इसके अंदर पहले के कंपेयर में कम वॉल्यूम आ रहा है, तो ये यहाँ पर असिस्ट करने के लिए इसका पर्पज़ है, ठीक है। एलिवेट लंग्स एक्सपांशन, मतलब कितना इसको लंग्स को एक्सपांशन कर सकते हैं, उसको इलास्टिसिटी, इनके लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। टू हेल्प द डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑब्स्ट्रक्टिव और रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज़ को हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि कोई ब्लॉकेज हो गया, सारी चीज़ें। टू असिस्ट द सीवियरिटी ऑफ लंग्स डिजीज, अब मान लो किसी प्रकार की सीवियरिटी होगी लंग्स के अंदर, उसकी डिजीज़ का पता लगाने के लिए हम वॉल्यूम्स का यूज़ करते हैं, उससे पता लग जाता है हमें। टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए भी हम यहाँ यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि टू मॉनिटर प्रोग्रेस टू ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट चल रहा है किसी प्रकार का, तो उस टाइम हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। टू एलिवेट प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि पहले 500 थी, उसके बाद 400 300 हो गई, उसको हम स्टेटस का पता लगाने के लिए। टू असिस्ट द वेंटिलेटरी कैपेसिटी ऑफ लंग्स होता है, उसको लंग्स की कैपेसिटी का पता लगाने के लिए असिस्ट कर सकते हैं। टू डिटेक्ट द अर्ली लंग्स डिसफंक्शन, अगर मान लो किसी प्रकार की वॉल्यूम्स के अंदर डिसफंक्शन आ रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा लंग्स भी डिसफंक्शन हो रहा है, वो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है इससे, लंग्स वॉल्यूम्स के द्वारा, ठीक है। टू गाइड द रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम गाइड करेंगे, थेरेपी और फिजियोथेरेपी इसको गाइड करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो गए, इसके पर्पज़ हो गए। आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। अब मैंने ऊपर आपको जो रेडियोलॉजी वाले बताए थे, जितने भी टेस्ट बताए थे, ये रहे ऊपर जो अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, ये वाले रेडियोलॉजी वाले टेस्ट, ये सारे के सारे यहाँ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं चेस्ट एक्सरे। जो चेस्ट एक्सरे होता है, इसका मतलब होता है द चेस्ट एक्सरे इज़ द रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन यूज टू विजुअलाइजेशन द लंग्स को देखने के लिए, हेड की स्ट्रक्चर को बाहर से देखने के लिए, रिब्स को देखने के लिए, डायफ्राम को या मीडियास्टिनम स्पेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक्सरे इसलिए बताया, यहाँ का एक्सरे और बोन्स का भी होता है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी से संबंधित, इसलिए मैंने चेस्ट की बात की है, ठीक है। पर्पज़ ऑफ चेस्ट एक्सरे का मतलब हो गया था टू एलिवेट द लंग्स डिजीज़ को, जो उसका एलिवेट हो रही डिजीज़ उनका पता लगाने के लिए। डिटेक्ट द इन्फेक्शन का या इन्फ्लामेशन, कोई किसी प्रकार की स्वेलिंग या इन्फेक्शन तो नहीं, उसका पता लगाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूमोनिया हो गया, वहाँ लिक्विड फ्लूइड या भर गया, उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। टू असेस द हेड साइज एंड शेप, उसकी हमारे हेड की साइज़ और शेप का पता लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टू चेक प्लूरल कैविटी को पता लगाने के लिए इसका हम चेक कर सकते हैं। टू मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, और हम जो मॉनिटर होता है उसका ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स का पता लगाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे पर्पज़ हैं। अब इंडिकेशन होते हैं कहाँ कहाँ इसको कर सकते हैं, अगर मान लो किसी को व्यक्ति को टीबी कंडीशन है, तो उस टाइम उसका पता लगाने के लिए एक्सरे करवा सकते हैं। न्यूमोनिया की कंडीशन में एक्सरे कर सकते हैं। जो प्लूरल इन्फ्यूजन हो रहा है उस टाइम एक्सरे कर सकते हैं। न्यूमोथोरेक्स हो रहा है उस टाइम एक्सरे कर सकते हैं। लंग्स ट्यूमर हो रहा है उस टाइम, हार्ट फेलियर, ट्रोमा, मतलब किसी प्रकार की रिब्स फ्रैक्चर होगा उस टाइम एक्सरे करवा सकते हैं। कोविड-19 के समय आपने देखा था रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा था, उस टाइम एक्सरे हो रहे थे। ये सारे के सारे इंडिकेशन है कब कब हम एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ टाइप्स ऑफ चेस्ट एक्सरे व्यूज़, मतलब कितने प्रकार के व्यूज़ तक की, मतलब किन किन एंगल से हम इसको एक्सरे कर सकते हैं। पहले तो हम आपने देखा होगा डॉक्टर कभी भी आपने हॉस्पिटल ड्यूटी लगी हो तो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के जाता है, एक्सरे लिख के आगे PA, FP इस प्रकार से एंगल लिख के चला जाता है, LV, OV सारे यहाँ लिख के शॉर्ट में लिखे जाता है। इसका मतलब होता है PA का मतलब होता है पोस्टीरियर एंटीरियर, मोस्ट कॉमन होता है ये, मोस्टली यही किया जाता है। मतलब व्यक्ति को पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड से इसको एक्सरे लिया जाता है। एंटीरियर मतलब जो बेड रिटर्न पेशेंट्स होते हैं उनमें एंटीरियर किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई व्हील चेयर पर है तो व्हील चेयर वाले पेशेंट के अंदर आगे वाला पोर्शन से ही उसको एक्सरे किया जाता है। किसी प्रकार के लोकलाइज लीजन्स का पता लगाने के लिए इसको लेटरल करते हैं। ओब्लिक के अंदर रिब्स एंड प्लूरल फ्लूइड का पता लगाने के लिए इसको ओब्लिक
थोड़ा सा पेशेंट को टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, उसके बाद उसका एक्सरे करेंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर सीन इन द चेस्ट, मतलब चेस्ट एक्सरे के अंदर क्या क्या चीज़ देखी जा सकती है, लंग्स का स्टडी की जा सकती है, हेड्स हो गई, रिब्स एंड क्लेविकल, डायफ्राम, ट्रेकिया, मीडियास्टिनम, ये सारी इसके अंदर चेस्ट के अंदर एक्सरे के अंदर आ जाएगी। फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि एक्सरे करने से पहले क्लाइंट के साथ हम किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी जितने भी मेटेलिक चीज़ें उसको रिमूव करना है। वरना क्या होती है कि अगर मान लो उसने किसी भी प्रकार के नेक के अंदर ज्वेलरी पहन रखी है और उस टाइम एक्सरा करते हैं तो ज्वेलरी भी साथ वहाँ पे डिटेक्ट होती है, ठीक है। मेटल होते हैं तो मेटल को तो वो रेडिएशन पार नहीं कर पाए क्योंकि लो डोज के अंदर दी जाती है। तो मेंटेन करेक्ट पोजीशन में करेक्ट करेंगे उसको, मेटेलिक चीज़ें रिमूव करेंगे, ऐसी एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। ये हो गया। फिर कहते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम द अननेसेसरी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसको शील्ड से कवर कर देंगे, जितना पोर्शन की एक्सरा करना वही वहाँ ओपन रखेंगे। फिर इसके तो असिस्ट द ड्यूरिंग प्रोसीजर, उसको असिस्ट करते रहेंगे प्रोसीजर के दौरान। इसके एडवांटेज ये है कि सिंपल एंड क्विक होता है, नॉन इन्वेजिव होता है, किसी प्रकार की इसमें इन्वेजिव टेक्निक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। लो रेडिएशन डोज, यहाँ पर मतलब रेडिएशन लो होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस होती है, कैन नॉट डिटेक्ट वेरी अर्ली लंग्स डिजीज, मतलब ये बहुत जल्दी जो अर्ली डिजीज सिम्टम्स होता है उनका पता नहीं लगा सकता है, जो सीवियर कंडीशन के अंदर ही पता लगा पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लो कि किसी को निमोनिया की कंडीशन क्रिएट हो रही है तो जैसे स्टार्ट हुआ तो पता नहीं चलेगा, थोड़े बहुत लेवल के अंदर अगर मान लो कि इसमें फ्लूइड इकट्ठा हो रहा हो मीडियस्टिनम या हार्ट के पीछे वाली साइड में, तो उसका पता नहीं चल पाएगा, या स्टेनम जो इसके पीछे की साइड हो रहा है तो उसका पता नहीं लगेगा। सीवियरिटी के अंदर फैलेगा तब पता लगेगा, तो ये इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू डिटेल, सॉफ्ट टिश्यू होता है उनकी डिटेल लिमिटेड दे पाएगा क्योंकि इसके अंदर लो डोज रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसकी 3D या लेयरिंग इमेज नहीं बन पाती क्लियरली। इसको सॉफ्ट जो टिश्यू की डिटेल स्टडी करने के लिए CT MRI ये करेंगे हम आगे, ठीक है। और अक्सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, ये आपको पता ही है। अब जैसे कि यहाँ दिया गया इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है, इसमें नॉर्मल लंग्स हो गया, और ये जो निमोनिया के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर देखो वाइट वाइट पूरा वाइट हो गया। यहाँ पर देखो ये ब्लैक स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं हमारे को, जो वर्टिब्रा है इसमें क्लियरली विजिबल्स हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर पूरे के अंदर वाइट लिक्विड है। ये जो इसमें तो ब्रिटल, मतलब इस प्रकार से फ्लूइड भर जाएगा, इसको निमोनिया कंडीशन कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल था, ये अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, ठीक है। इसके बाद करता हूँ पर्पज ऑफ चेस्ट एक्सरे, वही ऊपर वाले हैं सारे के सारे, TB निमोनिया मैंने सारे बता दिए, लेकिन इसमें ओवरऑल बॉडी के अंदर आ गए मैंने। तो इसी द लंग्स रेस्पिरेटरी डिजीज, TB निमोनिया हो गया, इसमें प्लूरल इन्फ्यूजन न्यूमोथेरेक्स की बात हो गई, एलिवेट द हार्ट साइज की बात हो गई, मैंने ऊपर बता चुका हूँ, ट्यूमर्स एंड मासेज की बात हो गई, रिब्स फ्रैक्चर हो गए, चेस्ट ट्रॉमा हो गया, इस कंडीशन में कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कॉन्जेटल मतलब जन्मजात और एक्वायर्ड की गई अबनॉर्मलिटीज़ का स्टडी करने के लिए चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। मॉनिटर डिजीज़ कर सकते हैं, प्रोग्रेशन एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स के लिए इसमें एक्सरे करते हैं। एलिवेटेड प्री ऑपरेटिव पोस्ट सेपरेटिव हो गया, टू असिस्ट द पोजीशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना। हम मान लो किसी भी प्रकार की प्रोसीजर कर रहे हैं, अब मान लो मैंने एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की, तो उस इंसर्ट करने के बाद उसको कंफर्म करने के लिए कि एंडोट्रेकियल ट्यूब प्रॉपरली वहाँ पहुँच गई या नहीं पहुँची, उसके लिए हम एक्सरे करके उसका पता लगा सकते हैं। चेस्ट ट्यूब्यूल्स कर जितने प्रकार की ट्यूब्स को इंसर्ट करते हैं तो उसमें एक्सरे के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट तो हो गया, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मैंने एक्सरे के बारे में आपको डिटेल से बताया, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई थिंक। अब मैं बात करता हूँ सेकंड, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब CT स्कैन की बात करता हूँ। CT स्कैन में क्या होता है, अब इसको थोड़ा धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब क्लियरिटी और विजिबिलिटी एंड ऑर्गन्स की स्टडी आसानी से होंगी। अब देखना यहाँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज अ डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक दैट यूज एक्सरे एंड कंप्यूटर, वहाँ तो एक्सरे होता है, यहाँ एक्सरे और कंप्यूटर प्रोसेसिंग दोनों होती है, दोनों साथ में होती है, तो प्रोड्यूस क्रॉस सेक्शनल इमेज बनती है ऑफ द बॉडी क्रॉस सेक्शनल इमेज बनती है, ठीक है। इसमें अब बात करता हूँ इसके पर्पज़ लगभग सेम रहेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ चेंज होते हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक है। विजुअलाइजेशन इंटरनल ऑर्गन्स इन डिटेल, यहाँ डिटेल्स होंगे, वहाँ थोड़ा ब्रीफ में था। डिटेक्ट ट्यूमर भी, इसको ट्यूमर भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन इंजरी का पता लगा सकते हैं। असिस्ट द ब्रेन, चेस्ट, एब्डोमिनल बोन्स, इनका सब वो असिस्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द ब्लीडिंग एंड क्लोट्स बन गया किसी प्रकार का लंग्स के अंदर, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। गाइड बायोप्सी कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस टाइम पर गाइड कर सकते हैं, और इंटरवेंशनल प्रोसीजर कर सकते हैं। अब इसके इंडिकेशंस होते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हेड इंजरी या स्ट्रोक हुआ तब हम CT कर सकते हैं, ब्रेन जो ट्यूमर हो वहाँ CT कर सकते हैं, लंग्स डिजीज एंड वहाँ चेस्ट लीजन्स हो वहाँ CT स्कैन कर सकते हैं, एब्डोमिनल पेन एंड ट्रोमा में CT स्कैन कर सकते हैं, किडनी स्टोन्स में, स्पाइनल बोन्स इंजरी में, इनमें सब में CT स्कैन कर सकते हैं, इंडिकेशंस है।
अब टाइप्स की बात करते हैं कि यहाँ कितने टाइप्स होते हैं। तो प्लेन सीटी होती है, नॉर्मली सीटी की जाती है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट इन्हेंस्ड सीटी होती है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ये लिख के जाता है सी सीटी कर दो, इसमें हो गया एच आर सीटी कर दो, हेलिकल सीटी कर दो, एच सीटी कर दो, इस प्रकार से शॉर्ट टर्म्स लिख के जाता है। तो यहाँ आपको पता होनी चाहिए, ये डॉक्टर्स लिख के जाते हैं मैक्सिमम। तो प्लेन सिटी के अंदर तो प्लेन नॉर्मली ओवरऑल बॉडी की सिटी स्कैन होता है। कॉन्ट्रैक्ट इन्हेंस सिटी के अंदर क्या होता है कि जिसमें क्या एलर्जिक रिएक्शंस का पता लगाने के लिए एच आर सिटी हाई रेजोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। स्पायरिकल मतलब इसमें जो पेशेंट को मशीन्स के अंदर इस प्रकार से दिया जाता है, उसके अंदर हेलिकल इसमें फील्ड क्या होता है क्रिएट होता है, ठीक है, सिटी स्कैन के अंदर। अब इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वही एक्सप्लेन करेंगे। एलर्जी ये रही कॉन्ट्रैक्ट ये रहा कॉन्ट्रेस्ट ये रहा इसमें था चेक एलर्जिक हिस्ट्री, ठीक है। इसमें एलर्जिक हिस्ट्री चेक करने के लिए सीटी करते हैं, ठीक है ना। इंश्योर एनपीओ इज कॉन्स्टेंट इज यूज करेंगे। मॉनिटर फॉर कॉन्ट्रेस्ट रिएक्शन को पता लगाने के लिए, मतलब एलर्जिक रिएक्शन का मॉनिटर करने के लिए भी इसको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनकरेज फ्लूइड करेंगे, आफ्टर द प्रोसीजर के बाद उसको फ्लूइड को क्या करेंगे, इनक्रेज करवाएंगे। अब इसमें एडवांटेज क्या है, हाई रेजोल्यूशन इमेज बनेगी, मतलब क्लियर एंड 3D इमेज आएंगी, फास्ट एंड एक्यूरेट आएंगी, बेटर देन अक्सरे अक्सरे से मतलब अच्छी विजिबल क्लियर होंगी, एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। लिमिटेशन क्या होती है, हाई रेडिएशन एक्सपोजर होता है, वहाँ लो डोज था यहाँ हाई रहे। और कॉन्ट्रास्ट में भी कोज एलर्जी रिएक्शन, अगर कॉन्ट्रास्ट कंडीशन है तो वहाँ एलर्जी की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, लिमिटेशन है। एक होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस इन पेशेंट्स को डर लगता है, वहाँ पर इसको नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में इसको नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज स्पेस से डर लगे, क्योंकि सिटी स्कैन की मशीन के अंदर तो स्पेस कम होता है जब पेशेंट को अंदर दिया। आपने देखी कि सिटी मशीन में आपको यहाँ दिखाऊंगा अभी। अब पर्पज़ ऑफ सिटी स्कैन वही सेम और डिटेल से आ गया, मैंने ऊपर भी बताया पर्पज़ दो पर इसमें इसलिए लिखेंगे ताकि एक्स्ट्रा हो रहा है उनको भी यहाँ मैंने यहाँ पुटअप किया है, ठीक है। टू ऑब्टेन डिटेल क्रॉस सेक्शनल इमेज के लिए डिटेक्ट द ट्यूमर सिस्ट हो गया, ठीक है। आइडेंटिफाई इंटरनल ब्लीडिंग ट्रोमा हो गया, डायग्नोस द ब्रेन डिसऑर्डर्स हो गए, तो स्ट्रोक ट्यूमर हेड इंजरी हो गई, एलिवेट द लंग्स एंड चेस्ट डिजीज का पता लगाने के लिए, टू असिस्ट द एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स को, टू डिटेक्ट द बोन स्पाइनल कॉर्ड इनका पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई इन्फेक्शन एंड एब्सेसेस हो गया, ठीक है। गाइडेंस करेंगे बायोप्सी इंटरवेंशनल प्रोसीजर टू मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन एंड और ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। सारे के सारे पॉइंट ऊपर पढ़ गए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ और ऐड किए गए हैं, उनको ध्यान रखना। या आप अपनी तरफ से भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिटेल से लिख सकते हो, जितने भी प्रकार के ऑर्गन आपको याद आ रहे हो सब के लिए आप सिटी लिख सकते हो डिटेल से स्टडी के लिए। ये होती है हमारी सिटी स्कैन की मशीन होती है, इसके अंदर क्या होता है क्लोज स्पेस होता है। जिस पेशेंट को क्लोस्ट्रोफोबिया होता है उसको यहाँ सिटी स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज स्पेस है, उसको डर लगता है क्योंकि मशीन अंदर से बहुत स्पीड से घूमती है तो उसको ज़्यादा डर लगेगा उस कंडीशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब एमआरआई की बात करेंगे अब, ठीक है। अब इसके अंदर और 3D एग्जाम जो लेयरिंग जो स्ट्रक्चर बनेंगी और इसके अंदर 3D मॉडल से मतलब स्ट्रक्चर आएंगी ऑर्गन की। तो हमारे डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक दैट यूज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें रेडियो वेव्स होती है। वहाँ आप क्या होगी, एक्सरे जो वेव्स थी वो नहीं है, यहाँ रेडियो वेव्स मैग्नेटिक फील्ड आएगा। रेडियो प्रोड्यूस डिटेल्स इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड विदाउट यूजिंग एक्सरे। यहाँ एक्सरे का यूज़ नहीं होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है 3D स्ट्रक्चर्स का क्या स्टडी की जाएगी। अब पर्पज ऑफ हमारा सेम ऑब्टेन द हाई रेजुलेंस, यहाँ उससे ज़्यादा हाई रेजुलेंस की क्या होगी इमेज क्रिएट होगी। फिर द डायग्नोस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इनका डिटेल से बहुत माइनर स्टडी करने के लिए, डिटेक्ट द ट्यूमर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशंस को, असिस्ट जॉइंट्स मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज की स्टडी करने के लिए, टू एलिवेट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का पता लगाने के लिए एमआरआई एंजियोग्राफी करते हैं। अभी इसमें क्या होता है एमआरआई एंजियोग्राफी, मतलब जैसे कि मान लो कि 500 ml NS की बोतल है, 500 ml NS की बोतल में एक डाई डालेंगे, डाई को मिक्स करके हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद जो पूरी डाई होती है ओवरऑल बॉडी की जो जितनी भी वेन्स वसल्स आर्टरी जितने भी है कैपिलरीज हेड सब में जाएगी। तो इसके अंदर वो डालने के बाद जो हमारे एंजियोग्राफी करेंगे उसमें क्या होगी, एक एक ब्लड वेसल्स हमें ऑब्जर्व की जाएगी रिपोर्ट के दौरान हमारी स्टडी में कि किसी प्रकार का जो वेंस में ब्लॉकेज तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हमारा एंजियोग्राफी की जाती है। अब इंडिकेशंस हो गए तो ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर या डिस्क प्रोलेप्स हो गई उसके अंदर, जॉइंट इंजरी के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर के अंदर इसकी स्टडी कर सकते हैं। और कॉन्जाइटल एबनॉर्मलिटीज़ का मतलब जन्मजात कोई चीज़ें हो तो इसका पता लगाने के लिए। अब टाइप्स ऑफ एमआरआई, वहाँ सिटी भी हमने देखी थी, प्लेन सिटी, यहाँ प्लेन एमआरआई,
कॉन्ट्रैक्ट एमआरआई होगी, एमआरआई एंजियोग्राफी मैंने अभी बताई आपको, फंक्शनल एमआरआई ये शॉर्ट टर्म से याद रखना, इस प्रकार से लिखी होंगी, ठीक है। तो इसमें एफआईआर हमारे मतलब फंक्शनल किसी ऑर्गन का फंक्शन को चेक करने के लिए एमआरआई करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके बाद बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम है सारी, एक्सप्लेन करेंगे रिमूव। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, एमआरआई होती है, एमआरआई के अंदर हाई रेजुलेंस मैग्नेटिक वेव यूज़ होती है। तो इसमें स्पेसिफिकली जो जितनी भी जो मेटाबॉलिक जो होती है ना, ये फेस मेकर हो गया या रिमूव में, ये हटाना बहुत ज़रूरी है इसमें, वरना ये क्या करेगी, बॉडी को चीर कर बाहर निकल जाएगी ये चीज़ें, मेटेलिक चीज़ें। इतना इसके अंदर रेजुलेंस या जो मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसमें रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट हटा देंगे। चेक फॉर इम्प्लांट्स करेंगे कि समझ स्पेस मेकर या क्लिप्स तो नहीं लगाई हुई हैं। प्रोवाइड ईयर प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। और री इंश्योर करेंगे इसको क्लस्ट्रोफोबिया तो नहीं है, इंश्योर करेंगे इसको क्लस्ट्रोफोबिया तो नहीं है। इसके एडवांटेज ये है कि नो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर, मतलब स्टडी करने के लिए, जो एलर्जी स्टडी करने के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है। मल्टीप्लेनर इमेजिंग करेगा। अब इसकी लिमिटेशंस होती है, ये एक्सपेंसिव बहुत महंगी पड़ती है, 4-5 हज़ार की होती है एमआरआई। नॉन सूटेबल फॉर पेशेंट विद मेटल इम्प्लांटेशन, जिसमें मेटल का इम्प्लांट किया हुआ उनके लिए एमआरआई नहीं होगी, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक ये हो गई हमारी एमआरआई मशीन है, इस चीज़ को देख लो एक बार आप। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये एमआरआई होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक वेव इस प्रकार से क्रिएट होती है, पूरी हाई रेजोलेंस होती है, और बीच में पेशेंट होता है, तो ये चारों ओर क्या कराएगी, इस प्रकार से मैग्नेटिक वेव होगी, तो ये इसकी 3D एनिमेशन, पेशेंट का क्या अगर 3D स्ट्रक्चर बनेगी हर ऑर्गन की, और वो भी माइनर लेवल तक। तो इस प्रकार से एमआरआई की जाती है, एमआरआई मशीन है। तो ये जो इन्वेजिव टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, वरना लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो थैंक यू, यहाँ तक आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर मेरे कुछ पढ़ाने के अंदर कुछ कमी है तो वो भी आप फीडबैक देना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।